दोस्तों, आपका हमारे चैनल के अंदर आज हम बात करेंगे बिहार की वो सीटें जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। कुल मिलाकर 32 सीटों का ऐलान हो चुका है। सीमांचल ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर भी इसके अंदर हम सीटें कंसिडर कर सकते हैं। और क्या होगा अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटें बिहार के विधानसभा के अंदर उतार लेती है। तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तारित चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हम उन 32 सीटों के भी नाम देंगे जहां पर से जो तो एमआईएम अपने सीटें उतारने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरुआत से ही यानी कि 2000 जिसको हम कह सकते हैं 10 तो 2010 से ही जो है तो एमआईएम ने यही लगातार कोशिश की है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। फिर उसके बाद 2010 का चुनाव हो गया, वहां पर भी जो तो एमआईएम को अपनी सीटें उतारना पड़ी थी, जो 4-5 जो सीटें उन्होंने उतारी थी उस वक्त। फिर उसके बाद आता है 2015 का विधानसभा चुनाव, जिसमें जो है तो काफी अच्छी सीटें उतारी, लेकिन जो है तो उनको कुछ हाथ नहीं लगा। बाई इलेक्शन हो जाते हैं और कमरुल हुदा साहब जो तो उस वक्त जीते थे किशनगंज से। फिर उसके बाद 2020 की विधानसभा विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके अंदर तकरीबन जो है तो चुनाव में वो उतरती है और काफ़ी अच्छी सीटें जो है तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस से अच्छी सीटें वो निकालने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है। वो हारी हुई पार्टी है। कांग्रेस की हार की वजह से ही आरजेडी सत्ता में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और इस बार भी कांग्रेस की हार और हड्डरमी के चलते ही जो है तो आरजेडी सत्ता से बाहर रहेंगी। इसमें आरजेडी और दूसरे घटक दलों की कोई गलती नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार के चलते ही ये प्रॉब्लम होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से भी एमआईएम ने, कुल मिलाकर दोस्तों लोग ये कहते हैं कि 10 साल से एमआईएम बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और आरजेडी को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनको इतिहास नहीं मालूम है कि आरजेडी उससे पहले भी जो है तो सत्ता में किस तरह से आई है और सत्ता में जो है तो बगैर गठबंधन के नहीं आई है। कांग्रेस का पूरे बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। वो इस बार भी जो तो सीटें, चाहे वो 100 सीटें क्यों ना लड़ ले या पूरे 243 सीटों क्यों ना लड़ ले, वो 50 के आंकड़े के बाहर भी इस बार नहीं जा सकती है। और इसी के चलते जो है तो आरजेडी सत्ता से बेदखल रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वहीं एमआईएम के ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एमआईएम बी टीम है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव एक सभा के अंदर चीख के ये कहते हैं, एक तो एनडीए या तो फिर इंडीए। तो एनडीए और इंडी में दोनों में वो खुला तौर पे बात कह चुके हैं कि एनडीए या फिर इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि एक तो उनकी पार्टी को चुनिए या फिर बीजेपी को चुनिए, खुला मौका आपको, दो ही ऑप्शन वो दे रहे हैं। लेकिन वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हमें 6 सीट दे दीजिए, 4 सीट की भी बात सामने आई। फिर बाद में जो तो थर्ड फ्रंट की भी बात सामने आई। लेकिन अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि एमआईएम की पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची भी आएंगी, तीसरी भी आएंगी और टोटल मिलाकर 100 सीटें लड़ेंगे। उसी के साथ साथ तेज प्रताप जो लालू यादव के बेटे हैं, वो भी एमआईएम के साथ इच्छुक है गठबंधन करने के लिए। तो थर्ड फ्रंट की भी शुरुआत यहाँ हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई जा सकती है कि 100 सीटों पर अगर एमआईएम लड़ जाती है तो तकरीबन 60 सीटें ऐसी है जो आरजेडी की पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके चलते जो है तो एमआईएम ने भी सोचने की जरूरत है, चाहे वो क्या उनको गठबंधन में ले या ना ले। तो ये ज्यादती होंगी साहब, क्योंकि आप उनको गठबंधन में नहीं लेंगे और फिर उनसे उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाएंगे कि आप जो है तो हमें भिक्षा दे दीजिए या फिर जो है तो दान धर्म कर दीजिए कि आप उन जगहों पर सीटें ना उतारे। डेमोक्रेसी है, वो 243 सीटों पर लड़े या फिर एक भी सीट पे ना लड़े या एक सीट पे लड़े, ये डेमोक्रेसी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद क्या परिणाम आएंगे। ये बात तो स्वाभाविक तौर पर है कि एमआईएम 100 सीटें लड़े या कितने भी सीटें लड़े, एमआईएम के चलते जो है तो 60 सीटें तो प्रॉब्लम देंगी ही। लेकिन दूसरी तरफ जो है तो कांग्रेस के ऊपर सोचना चाहिए, जो 75 या 50 या 100 सीटें लड़ने की बात कर रही है, तो कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस में जितनी सीटें मौजूदा है उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी 10 सीटें उनकी माइनस हो रही है, तकरीबन 10 सीटें माइनस हो रही है।
तो ये सोचने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे जो सीटें के ऊपर जो है तो MIM ने जो है तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं उनके बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है किशनगंज जिले की 4 सीटें आ रही हैं, जिसमें किशनगंज खुद एक है, ठाकुरगंज एक है, बहादुरगंज एक है, तो कोचा दमन एक है, और अमौर के अंदर जो तो खुद अमौर के खुद वो प्रत्याशी भी है और खुद वहाँ से विधायक भी है। अमौर एक है, छठे नंबर पे 22 आती है, कस्बा आता है, बलरामपुर आता है, पारनपुर आता है, मनिहारी आता है, बरारी आता है, कड़वा आता है, जोकीहट है, अररिया है, शेर घाटी है, और बेला है, ढाका है, नरकटिया है, नवादा है, सिकंदरा है, भागलपुर है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नाथनगर है, सीवान है, जाले है, और केवटी है, दरभंगा ग्रामीण है, और गौरा बौरम है, और कल्याणपुर है, बचपत्ती है, और बिस्फी है, महुआ है, और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से दोस्तों कुल मिला के 32 सीटें हैं, और 32 सीटों के ऊपर अगर देखा जाए तो तकरीबन ऐसी सीटें हैं अब तक के जो इस पर आरजेडी का जो मुकाबला बहुत कम सीटों के ऊपर है या फिर जेडीयू का जो है तो हमने देखा है कि जो गोपालपुर हो गया, महुआ, बिस्वी, बाजपत्ती, कल्याणपुर, गौरा बौरम, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, जाले और सीवान तक, तो यहाँ पर ज़्यादातर सीटें जेडीयू और आरजेडी के साथ में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी बात हम कह रहे हैं कि जिस तरह से जो सीटें MIM ने अब तक के जो दी है या उतारी है मैदान में, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है तो मुस्लिम है, पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित समाज की आबादी उसके अंदर ज़्यादा है, या फिर जो है तो सेकंड नंबर पर यादव कंपनी की आबादी जो है तो यहाँ यादव्स की जो आबादी ज़्यादा है। तो ये बात याद रखिए कि MIM ने जिस तरह से फोकस किया है, ट्रूली अगर देखा जाए, प्योरली अगर देखा जाए, तो यहाँ पर इतने पर भी आरजेडी को जो है तो उस तरह से डैमेज करने की MIM की मंशा नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि अब MIM अगर वाकई में इस 32 सीटों पे जो है तो अपने प्रत्याशी उतार देती है, तो यहाँ पर हम ज़रूर ये कहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसमें से अगर कभी 21 या 11 सीटें भी अगर जीत जाती है तो किंग मेकर ज़रूर बनेगी। लेकिन वो 32 सीटों के ऊपर जो 11 सीटें निकाल ली जाए तो बाकी की जो सीटें रहेंगी उसके ऊपर कौन चुनकर आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसमें जो जिस सीटें निकाली गई हैं, जिस सीटों को अगर हम देखें, जैसे किशनगंज हो गया, ठाकुरगंज हो गया, बहादुरगंज हो गया, कोचा दमन हो गया, आमोर हो गया, बायसी हो गया, कस्बा हो गया, बलरामपुर हो गया, पारनपुर हो गया, तो ये सीटों के ऊपर एक बड़ा जो समूह है ये MIM के साथ जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। इसमें से किशनगंज जिला के साथ आमोर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये पहले भी उनके जो है तो सीटें रही हैं, इसमें जो है तो उनका बड़ा योगदान रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि MIM उसी जगह पर ज़्यादा फोकस कर रही है जहाँ वो पहले थी, यानी कि सीमांचल के एरिया को पूरी तरह से उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और MIM यहाँ पर जो है तो अपना टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें से कुछ सीटें कम हो जाएं, या जो है तो कुछ प्रत्याशी चले जाए, या कुछ प्रत्याशियों के फॉर्म जो तो मिस हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हुई है क्योंकि पिछले टाइम में भी ऐसा देखा गया है। तो जनता क्या करती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोस्तों MIM ने जिस तरह से सीटें उतारी है इसको एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।